सो हे एवरीवन, माय सेल्फ सीए हरिओम विराडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में सीए फाइनल एएफएम में एग्जामेशन कैसे स्कोर किया जाए ना, उसका पूरा स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, एग्जामेशन तो छोड़ो, पहले ये बताओ कि जैन 26 का पेपर कैसे आएगा। सुनो, शांति से सुनो। जैन 26 पेपर कैसा आएगा उससे पहले मैं आप ही से एक जवाब मांगना चाहता हूँ। आपको पहले एक ट्रेंड बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट कहाँ से कैसे किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। फिर जैन 26 पे कंक्लूजन आप खुद ही ड्रॉ कर पाओगे। मैं मेरा ओपिनियन भी दूंगा। ठीक है, शांति से सुनते जाओ जो मैं कह रहा हूँ वो। मैंने ना 4 पेपर का एक पास पेपर का एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, मई 24, नवंबर 24, मई 25 और सितंबर 25, जहाँ से 30 और 70 का डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव के बीच में। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे सारे क्वेश्चन नंबर्स लिखे हुए, क्वेश्चन 1 to 6। उसके सामने मैंने हर एक चैप्टर का रेफरेंस दिया कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया और कौन सा क्वेश्चन भी पूछा गया उसका भी मैंने रेफरेंस दिया हुआ है और यहाँ पे उसके सारे मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, चारों आइटम के लिए मैंने ये आपके लिए किया हुआ है। अब ये चारों आइटम का मैं आपको एक ब्रीफ कमेंट दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे दोस्तों, ये टोटल होता है 88 मार्क्स का, क्योंकि 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, तो 88 मार्क्स का जो है ये इंक्लूडिंग ऑप्शंस है। ऑप्शन मतलब डेरिवेटिव वाला ऑप्शंस नहीं, क्वेश्चंस का ऑप्शंस। ठीक है, 88 मार्क्स का विथ ऑप्शंस आपको पूछा जाता है। और यहाँ पे मैंने एक समरी दी हुई है कि स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिकल और थियोरी कितने मार्क्स का पूछा था, एमटीपी और आरटीपी में से कितना मार्क्स का पूछा था। फिर दो मैंने सब कैटेगरीज बनाई है न्यू क्वेश्चंस की, एक है फुल्ली न्यू और एक है इजी न्यू। सर ये क्या है? फुल्ली न्यू मतलब बेटा ऐसे क्वेश्चन जो देख के आपको सच में लगे कि हाँ मैंने ऐसा कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। इजी है, हार्ड है, दैट डज नॉट मैटर। स्टूडेंट की साइकोलॉजी इससे हिल जाती है ये क्वेश्चन को देख के, बस वो मेरा प्राइमरी मोटिव है यहाँ पे। ठीक है, इजी है, हार्ड है, दैट इज सब्जेक्ट टू स्टूडेंट का प्रिपरेशन, उसने किस तरीके से सब्जेक्ट को अप्रोच किया है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ये हार्ड है इजी है, ऐसा नहीं लिखा है। नया है और स्टूडेंट किसी ने भी ये पहली बार क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो हर एक के लिए नया है, स्टूडेंट के लिए भी, प्रोफेसर के लिए भी, इंस्टीट्यूट के लिए भी। ठीक है, दूसरा जो सब कैटेगरी है दोस्तों वो इजी न्यू क्वेश्चंस का मैंने बोला है। इजी न्यू क्वेश्चन मतलब नया तो है, बट इंस्टीट्यूट ने उसको है ना, मतलब एग्जिस्टिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है ना, उसको थोड़ा तोड़ और मरोड़ के ऐसा पूछ दिया है। ठीक है, ये डिफिकल्ट नहीं है, बस ये हमने पहली बार देखा हुआ है, ऐसा हमको फीलिंग आता है कि हाँ ये इसको देखा हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, और इसको सॉल्व करने जाए ना, तो ऐसा भी नहीं है कि मान लो 6 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 4 मार्क तक भी 4 मार्क तक का भी सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, इजीली आपको सॉल्व करने हो जाएगा ये। ठीक है, चलो, तो उस हिसाब से मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूँ मई 24 का पेपर, जहाँ पे 84 मार्क्स का दोस्तों स्टडी मटेरियल से आया था। 4 पेपर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना, उसमें से ये सबसे इजी पेपर था। क्यों सर? अरे पूरा का पूरा ही स्टडी मटेरियल से 84 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 88 मार्क्स दोस्तों स्टडी मटेरियल से पूछ लिया, और क्या कमेंट करूँ इसमें मैं। ठीक है, सबसे इजी पेपर था, बैठे बैठे क्वेश्चन थे, ले बेटा लिख ले, इंस्टीट्यूट ने ऐसा पेपर बना के दिया था। तो सर एमसीक्यू, बेटा एमसीक्यू का मेरे को यहाँ पे ना कोई डेटा नहीं मिला है कि किस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे गए थे, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि एमसीक्यू थोड़ा ऑन टफर साइड होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो है वो इजी है ना। बट ठीक है, इतना भी टफ नहीं होगा कि आप 30 में से 15 भी स्कोर ना कर पाओ। ठीक है, तो मई 24 के पेपर में एग्जामेशन को स्कोर करना कोई डिफिकल्टी की बात नहीं थी। ठीक है, नवंबर 24 पे आता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो जितना भी मैंने क्वेश्चंस को कलर मार्क किया है ना, उसमें आप ग्रीन क्वेश्चंस पे फोकस करो। दिख रहा है? ये इजी न्यू कैटेगरी का है। आप अगर इसको सॉल्व करना जाओ तो आपसे सॉल्व तो हो जाएगा, बट हर एक क्वेश्चन में है ना रिवर्स ऑर्डर का वाला, मतलब ये लोग ने उस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया है। सर रिवर्स ऑर्डर मतलब इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन बैंक होगा, ठीक है, या आपके क्लास का कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें जो आंसर हमको पूछा होगा ना, इंस्टीट्यूट ने नवंबर 24 के पेपर में वो आंसर को एज अ क्वेश्चन पूछ लिया और क्वेश्चन को एज एन आंसर पूछ लिया था। सो रिवर्स ऑर्डर में हम लोग को ये जाना पड़ता था। ठीक है, जो बच्चा अच्छे से कॉन्सेप्ट करके गया है ना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसका भी मैं एक आपको समरी दे दूं। 36 मार्क्स का स्टडी मटेरियल से बैठा बैठा आया था। 32 मार्क का ऐसे क्वेश्चंस थे जो रिवर्स थे, बट इजीली सॉल्व किए जा सकते थे अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो।
ठीक है, सच में कहता हूँ, ये पेपर एक बार उठा के देखना, और आगे भी 2-3 बात कराऊँगा, फिर आप कंक्लूड करना कि ये पेपर ईज़ी था या टफ। 16 मार्क का नया पूछ लिया, ठीक है, चलो मान लिया कि ये नहीं आता हमको, तो क्या करें सर? ऐसे पेपर में एग्ज़ामिनेशन कैसे स्कोर करें? 36 मार्क का तो हमको आता है, ठीक है, स्टडी मटेरियल से है, स्टडी मटेरियल कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। ये मेरा प्राइमरी कंडीशन है, स्टडी मटेरियल कवर करना, तब जाके आप एग्ज़ामिनेशन के नियर तक पहुँच पाओगे, ठीक? फिर मैं बात करता हूँ, चलो ना, मैं कहता हूँ ये 32 मार्क्स भी उसमें से आप अराउंड 20 मार्क्स तो स्कोर कर ही लेते, ठीक है? तो सर बाकी का हम लोग कहाँ से गैदर करें? 36 हो गया और इसमें से 20 हो गया, अभी भी हम लोग 50 पे खड़े हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए। हम लोग को तो 60 पार करना है, ठीक है? स्केल डाउन होगा, मान लो अगर आपको 62 आया तो हो सकता है आईसीएआई का जो एग्ज़ामिनर है वो स्केल डाउन करके आपको नीचे घसीट के लेके आ जाए। तो कम से कम मैं कहूँ आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना ही पड़ता है फॉर एग्ज़ामिनेशन, और 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ अटेम्प्ट करना है, सही लिख के अटेम्प्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे ना दोस्तों, 30 मार्क्स का एमसीक्यूज़ बैठा-बैठा पूछ लिया था। आप अब पेपर उठा के देखो, ये नवंबर 24 का, ठीक है? नवंबर 24 का एमसीक्यूज़ का भी पेपर अवेलेबल है आईसीएआई की वेबसाइट पे। आप एमसीक्यूज़ देखोगे, 30 ऑन 30 स्कोर कर लोगे। इसमें से आप मान लो 30 स्कोर कर लिए, 60 तो आपने स्कोर कर लिया। अब लड़ना है आपको बस इसमें, ठीक? 60 तो आपने अच्छे से स्कोर कर ही लिया है दोस्तों, इतना ईज़ी पेपर था, सच्ची कहता हूँ। भले आपको यहाँ पे दिखे कि सारे क्वेश्चन जो है वो रिवर्स ऑर्डर में हैं, या फिर ये दोनों नए क्वेश्चन हैं, इट डज़ नॉट मैटर। कुछ ना कुछ तो यार इसमें से आप ऑप्शन में छोड़ ही सकते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ ही करना है आपको, राइट? और मैं वापस कहता हूँ, ये 80 मार्क्स 90 मार्क्स का आप लिखते हो ना, तो भी आपको एग्जामिनेशन इजीली आ सकता है। 100 मार्क्स का स्कोर करने का मिसकंसेप्शन है ऐसा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो ही आपको एग्जामिनेशन मिलेंगे। 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके मैंने सब कुछ गलत लिखा हुआ तो 40 भी नहीं आएँगे, ठीक? तो 80 टू 85 मार्क्स आप ऐसा लिखो जो आपको श्योर है कि हाँ, मैंने सही लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन आएगा, ठीक है? उसपे ना मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूँगा कि एग्ज़ामिनेशन की क्या ये मतलब होनी चाहिए, एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रैटेजी तो नहीं, वो तो इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। बट ये तो जो मैं कहने वाला हूँ, वो चैप्टर का कवरेज वाइज़ कहने वाला हूँ, ठीक है? साइकोलॉजी क्या होना चाहिए जब हम कोई पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊँगा। मेरा खुद का नवंबर 23 का एएफएम का पेपर, जिसमें मैंने 85 मार्क्स स्कोर करके 71-72 स्कोर किए थे, वो भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है? चिंता मत करो उस चीज़ का। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है, 100 मार्क्स स्कोर करना इट्स नॉट अ कंपल्शन टू स्कोर एन एग्जामिनेशन। कंपल्शन उस बात का है कि आप जितना अटेम्प्ट करते हो वो सही कर रहे हो, ठीक है? उसपे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊँगा, उसको इसके साथ मेरे को मर्ज करने की इच्छा नहीं है, कन्फ्यूजन अराइज़ हो जाएगा वरना। मई 25 और सितंबर 25 का मैं एक साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टडी मटेरियल से 68 मार्क्स और 67 मार्क्स का पूछ लिया है, ठीक है? इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, इसको छोड़ दो। थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रखो। एमसीक्यूज़ पे फ़ोकस करो, एमसीक्यूज़ सारे के सारे 30 मार्क के ईज़ी थे। सर यहाँ पे आपने एवरेज लिखा है, बेटा एवरेज इसीलिए लिखा है क्योंकि ये फॉरेक्स डेरिवेटिव्स का था, करेंसी फ्यूचर्स ऑप्शन वाला। तो ये क्या है, हर एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन कि स्टूडेंट ने कितने अच्छे से इसको प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है? सब्जेक्टिव मैटर है, इसलिए मैंने यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है। बाकी ये 3 तो एकदम ही पपलू थे, ईज़ी में ईज़ी केस स्टडीज़ थी। ठीक, सेम टू सेम ऐसा दोस्तों 5 केस स्टडी था, बट पाँचों का पाँचों बैठा-बैठा केस स्टडीज़ था। ईज़ी था, ठीक है? तो आप 67 मार्क्स और ये 30 मार्क, 90 मार्क्स का तो 97 मार्क्स का तो आप ईज़िली अटेम्प्ट कर चुके हो, और आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए सिर्फ़ 60 मार्क्स चाहिए। 60 मार्क पे मत बैठे रहना, 65 प्लस का टारगेट रखो हमेशा। स्केलिंग डाउन में कभी-कभी क्या होता है, हमसे एग्ज़ामिनेशन मिस हो जाता है। तो हमेशा 65 प्लस की स्ट्रैटेजी लेके हमको चलनी है, ठीक? अब लास्ट वीडियो जब मैंने सितंबर 25 का बनाया था ना, तब मैंने उसमें ये कहा था कि सितंबर 25 का पेपर है ना, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा टफ आने का चांस है, बट ऐसा नहीं हुआ। सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे ना वो ईज़ी आए। एक और चीज़ मैंने कही थी कि क्वेश्चंस जो है वो हो सकता है थोड़े लेंदी हो। कहने का मतलब मेरा इतना था कि सितंबर 25 पेपर में हार्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने वो जाके वीडियो भी आप देख सकते हो, मैंने हार्ड नहीं बोला था, ऐसा बोला था कि वो एवरेज आ सकता है। अब एवरेज कैसे आ सकता है? या तो हो सकता है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है उसको लेंदी बना दे, ताकि आपका टाइम शॉर्टेज के हिसाब से क्वेश्चन छूट जाए।
ठीक है? और एक और एक्सपेक्टेशन मैंने बोला था कि एमसीक्यू जो है वो थोड़ा-सा टफ आ सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। कहने का मतलब मई 25 सितंबर 25 भी एकदम ईज़ी पेपर था, ठीक है? अगेन लास्ट वीडियो में मैंने एक और बात कही थी, पिछले 10 अटेम्प्ट का दोस्तों मैंने एनालिसिस उस वीडियो में डाला हुआ था और मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, आपको बताई भी थी कि हर 2 अटेम्प्ट के बाद एक पेपर ऐसा भयानक आता है जो स्टूडेंट के पसीने छोड़ देता है, इतना डिफ़िकल्ट पूछा जाता है। ठीक है? सर इतना डिफ़िकल्ट कि मतलब 40 भी ना स्कोर कर पाए? नहीं बेटा, 50 तो आप ईज़िली ला सकते हो। नवंबर 24 वाज़ वन ऑफ दैट अटेम्प्ट कि जहाँ पे आपको टेंशन आ सकता है कि यार मैंने रस लिखा जो है वो सही है या नहीं? क्यों? क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन देखोगे ना, हर एक जगह पे आपको नई चीज़ दिखेगी। तो क्वेश्चन पढ़ के स्टूडेंट का साइकोलॉजी सोचो एग्ज़ाम में क्या होगा कि यार हर एक क्वेश्चन जो है वो नया है, नया है, नया है। तो वो प्रेशर में आके वो सिली मिस्टेक करने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है? इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि पेपर देख के कभी भी घबराने का नहीं और इसीलिए मैं कहता हूँ हर पेपर को आप जब लिखने जाओ तो उसको एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके जाओ कि हाँ ये पेपर हार्ड आने वाला है बट मैं मेरा बेस्ट देने जा रहा हूँ मैंने जो प्रिपेयर किया है वो वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया है ठीक है हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो लेके माइंड में चलो जब भी एग्जाम में आपके सामने पेपर टफ आएगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है कम से कम आप पीसफुली 50 मार्क तो स्कोर कर सकते हो ठीक है, हो सकता है इतना गंदा पेपर पूछ लिया कि चलो एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी जो मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ या फिर कोई और प्रोफेसर का आपने गाइडेंस लिया होगा तो ये एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजीज है ना दोस्तों सब्जेक्ट टू पेपर है ठीक है ये आपको कोई नहीं बोलेगा मैं आपको ब्लंटली ये चीज बोल देता हूँ एग्जामिनेशन स्कोर करना इज वेरी मच सब्जेक्टिव टू पेपर कैसा पूछा जाता है फर्स्ट डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे सेकेंड कि आपका पेपर किस तरीके से पूछा जाता है उसके मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं वो कंप्लीटली डिफरेंट मैटर है, उसके बिना भी एग्ज़ामिनेशन स्कोर किया जा सकता है, प्रिपरेशन हम लोग अच्छी कर लेंगे तो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एग्ज़ाम में ना साइकोलॉजी भी बहुत मैटर करता है, आप चीज़ों को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, समझने का ट्राई करते हो, वो 3 घंटों में वो बहुत डिफ़र कर जाते हैं ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है? बट वो मैंने कहा ना उस पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। कहने का मतलब दोस्तों नवंबर 24 में एकदम ही टफ पेपर पूछ लिया गया था, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है? इवन दो अगर आप चाहते तो 50 तो स्कोर कर ही लेते, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? मैंने आपको वो तो बता ही दिया कि यहाँ पे आप चाहते तो ईज़िली 50 तो स्कोर कर ही पाते, यहाँ पे बस स्टूडेंट का नॉलेज टेस्ट हो जाता और वो डिपेंड करता है कि आपने प्रिपरेशन कैसे किया है और उस पे आपका एग्ज़ामिनेशन आएगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा, ठीक है? अब दोस्तों आप मुझे बताओ, ठीक है? मैं तो बताऊँगा ही मेरा ओपिनियन, आप मुझे बताओ, मई 25 सितंबर 25 दोनों ही ईज़ी पूछे जा चुके हैं, ठीक? एज़ अ स्टूडेंट मैं बोलता हूँ, एज़ अ नॉट एज़ अ मेंटर और एज़ अ प्रोफेसर मैं ये नहीं कहूँगा, मैं एज़ अ स्टूडेंट बोलता हूँ आपको, अगर मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ जैन 26 में, मैं फुल प्रिपरेशन माइंड में रख के जाऊँगा कि इंस्टीट्यूट का पेपर वर्स्ट पेपर आने वाला है। ठीक है? हो सकता है ईज़ी आ जाए तो वेल एंड गुड, मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होगी, तो ईज़ी पेपर आ गया तो वेल एंड गुड। बट अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया तो मेरे को पता है कि मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं, उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है? मैं 100% मेरा ये मानना है कि जैन 26 का पेपर दोस्तों डिफ़िकल्ट आएगा। मैं एज़ अ स्टूडेंट बोल रहा हूँ ये, ठीक है? मैं एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके जा रहा हूँ कि जैन 26 का पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट आएगा। ठीक है? डिफ़िकल्टी कहाँ ला सकते हैं ये लोग? मोस्ट प्रोबेबली वो लोग डिस्क्रिप्टिव में ही लाएँगे। एमसीक्यूज़ में मेरे ख़्याल से इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में क्या है, फाइनल आंसर आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ करके पहुँच सकते हो। ठीक है? अब ऐसा भी हो सकता है एमसीक्यूज़ भी डिफ़िकल्ट फ्रेम किए जा सकते हैं, बट मेरा जहाँ तक इंट्यूशन है वो डिस्क्रिप्टिव में होगा। ठीक है? डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों। अगर एज़ अ प्रोफ़ेसर, एज़ अ टीचर, एज़ अ गुरु आपका अगर आप मुझे गुरु मान रहे हो, ठीक है? तो ये मेरा काम है कि मैं मेरे शिष्यों को कम से कम सही चीज़ बताऊँ कि उन लोग को कहाँ पे मेहनत करना है। अगर मैं ये ना बताऊँ तो मैं मेरा ड्यूटी फुलफ़िल नहीं कर रहा हूँ, जो कि गलत है मेरे लिए वो। ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया कि जैन 26 का पेपर कैसा आने वाला है। अब सर ये बताओ कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? देखो दोस्तों स्ट्रैटेजी में से आपको सिंपल कहता हूँ। पहली बात तो अगर आपने ये वीडियो को क्लिक किया है ना, तो आपने कम से कम ये ठान लिया है कि हमको एग्ज़ाम्शन चाहिए। येस कि नो? सबसे पहले मेरे को ये बताना है। ठीक है?
आपने एग्ज़ेम्पशन लाना है, ये आपने ठान लिया हुआ है और तभी जाके आप ये वीडियो पे क्लिक किए हो, ये वीडियो को देखने का पूरा ट्राई कर रहे हो। अब एग्ज़ेम्पशन लाना है ना, तो मैं तो पहले आपको यही बोलता हूँ, मिनिमम आपको कम से कम 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना ही पड़ता है दोस्तों, और वो भी जब आप श्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो पेपर में कि हाँ, मैंने 80 मार्क्स का लिखा है और मेरा 65 टू 70 मार्क्स के बीच में करेक्ट है, ठीक है? मिनिमम 80 बोल रहा हूँ, अगर मैं सेफर साइड पे रहना चाहूँ, मैं तो 85 प्लस खाऊँगा, ठीक है? क्योंकि मेरे को 85 मार्क्स का अटेम्प्ट करके 71, 72 अराउंड कुछ आया था, एग्ज़ैक्ट तो मेरे को याद नहीं है। बट अगर मैंने 80 का अटेम्प्ट किया, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक किया होगा मैंने, तो उस केस में मैं 60 तक ना पहुँच जाऊँ, ठीक है? और एक बार 60-61 पहुँच गया, तो उसमें भी इंस्टीट्यूट जो है वो घसीट के नीचे ला सकता है मेरे को, ठीक है? स्केल डाउन होता है या नहीं, ये वो सेकेंडरी मैटर है, मैं उसमें नहीं पढ़ूँगा। बट जितना एग्ज़ाम्स दिया है मैंने सीए की फ़ील्ड में, तब तक मेरे को मालूम है कि क्या होता है, और आपको भी पता होगा ये, ठीक है? तो अब क्या करें सर? मैंने कहा ना 80 टू 85 मार्क्स का हमको अटेम्प्ट करना है। अब 80 टू 85 मार्क्स का अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ हम लोग टू स्कोर एन एग्ज़ाम्शन, आप एबीसी एनालिसिस को फ़ॉलो करोगे क्या? ठीक है? एबीसी एनालिसिस इस सब मतलब वो एबीसी एनालिसिस क्या होता है दोस्तों मालूम है? आपको एबीसी एनालिसिस तभी रिफ़र करना चाहिए जब आपका प्रिपरेशन जो है ना वो थोड़ा-सा वीक है। कहने का मतलब आप 40 तो ला ही दोगे, 50 भी ला दोगे, बट अगर आपको 60 तक पहुँचना है तो आप एबीसी एनालिसिस देखोगे। बट 60 प्लस पहुँचना है ना दोस्तों, तो आप एबीसी एनालिसिस नहीं, सिर्फ़ ए और बी एनालिसिस में पढ़ोगे। ठीक है? उस हिसाब से मैंने ये स्ट्रैटेजी को डिवाइस किया हुआ है पूरा का पूरा। ज़्यादा कुछ आप चैप्टर्स नहीं छोड़ पाओगे उसमें, छोड़ने का बात तो छोड़ो। आप ऐसा कर सकते हो कि उसको थोड़ा कम फ़ोकस में रखो, ठीक है? करके तो जाना ही है, कहने का मतलब करके तो जाना ही है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कौन से चैप्टर में ईज़ी पूछ लेंगे, कौन से चैप्टर में टफ़ पूछ लेंगे, उसका कोई गारंटी नहीं दे सकता। एक बस इंट्यूशन बिठाया जा सकता है कि हाँ, ये चैप्टर में हम लोग कर लेंगे, अच्छा कमांड है, इसमें मार्क्स स्कोर कर लेंगे, ठीक? तो ध्यान से सुनना, मैंने चैप्टर वाइज़ ये पूरा ऊपर एनालिसिस लिखा था ना, उसका मैंने पूरा एक चैप्टर वाइज़ ब्रेकअप बनाया कि मई 24, नवंबर 24, मई 25, सितंबर 25 में कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर से पूछा गया था, ठीक है? ऊपर जो मैंने लिखा है ये है प्रैक्टिकल सारे के सारे चैप्टर्स और ये है थ्योरी के सारे चैप्टर्स, ठीक है? प्रैक्टिकल में मैंने इंक्लूड किया है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें वो वैल्यू एट रिस्क वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें हार्डली कुछ 5-6 क्वेश्चंस है, और एक सिक्योरिटी एनालिसिस भी है जिसमें 3 क्वेश्चंस है, वो ईएमए का, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट का, और एक है वो है रन टेस्ट का, ठीक है? ये 3 ही क्वेश्चंस है। तो इसलिए मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी यहाँ पे डाला हुआ है, वरना ये कोर थियरी चैप्टर्स है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी डाला हुआ है, ठीक है? ये सारी तो कोर थियरी चैप्टर्स मैंने लिखे हुए हैं, और एक मैंने थियरी में एक सेक्शन ऐड किया हुआ है, वो है प्रैक्टिकल चैप्टर्स का। कहने का मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ थियरी ये लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, मई 24 के पेपर में मैंने जो चीज़ नोटिस की ना, प्रैक्टिकल चैप्टर में से एक थियरी ये लोग ने पूछ ली थी 4 मार्क की, ठीक है? पहले मैं थियरी का डिस्कशन कर लेता हूँ, अब एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी पे आ रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। थियरी में दोस्तों, मैं आपसे कहूँ तो जी जो ये कोर थियरी चैप्टर्स है ना, फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ये अगर आप देखोगे तो हर एक बारी पूछा गया है, देखो। तो इसलिए मैंने इसको एक ही कैटेगरी में डाला हुआ है। वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटाइजेशन और स्टार्टअप फाइनेंस, ये सारे के सारे जो है हर अटेम्प्ट में पूछे तो गए ही है, ठीक है? सिर्फ एक अटेम्प्ट में दोस्तों, सिर्फ एक अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल चैप्टर में से ये थियरी पूछा गया था, और वो भी मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से था ये। बाकी कोई अटेम्प्ट में आप देखोगे ना, तो ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स वाले से थियरी नहीं पूछा गया है। कहने का मतलब अगर आप ये सिर्फ 5 चैप्टर को भी करके जाते हो, ठीक है? तो भी आप थियरी को ईज़िली अटेम्प्ट कर पाओगे, और ये लोग थियरी में ज़्यादा घुमाते भी नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन दे देते हैं, बस आपको ये फिगर आउट करना है कि यहाँ पे कितना लिखना है, और हेड पॉइंट वाला चीज़ वो फॉलो करो। हेड पॉइंट आपका सही होना चाहिए बस। आगे का अंदर का कंटेंट आप 1-2 बार रीड करके चले जाओ, अंदर कोई नहीं पढ़ता है, सच्ची में कह रहा हूँ मैं। मेरा पेपर मैं डिस्कस करूँगा ना, उसमें ये सारा चीज़ कवर कर लूँगा मैं, ठीक है? तो उस हिसाब से मैंने ये कैटेगरीज़ को रखा हुआ है। फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को ए कैटेगरी में रखा हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट को भी ए कैटेगरी में रखा हुआ है। सिक्योरिटी एनालिसिस को दोस्तों मैंने बी कैटेगरी में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। टाइम कंज्यूमिंग है वो,
ठीक है? और उसके सामने 4 मार्क का भी पूछ लिया, ठीक है, चलो पूछ लेते हैं, बट फिर वो क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसको मेरे को ऑप्शन में छोड़ना भी पड़ जाए। ठीक है? तो उस हिसाब से मैंने उसको बी कैटेगरी में रखा हुआ है। सिक्योरिटाइज़ेशन और स्टार्टअप फाइनेंस को मैंने ए कैटेगरी में रखा हुआ है। आप ईज़िली दोस्तों ईज़िली मैं कहूँ 12 मार्क का थ्योरी ए पढ़ के जाओगे ना तो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है? बी जो है वो सिक्योरिटी एनालिसिस वाला कैटेगराइज़ेशन है। अगर आपके पास टाइम है तो आप करो, वरना आप छोड़ सकते हो। ठीक है? प्रैक्टिकल चैप्टर्स की थ्योरी का क्या करें सर? मैं अगर एज़ अ स्टूडेंट हूँ ना तो मैं पूरा का पूरा ही छोड़ दूँ। सर क्यों? अरे बेटा, कितनी थ्योरी आप पढ़ोगे? और इसका तो आपको पता ही है कि वेटेज अलग से दिया है इंस्टीट्यूट ने, तो फिर आप कितना करोगे? चलो ना, सोच लिया, चलो 4 मार्क का आ भी जाता है, तो ठीक है ना यार दोस्तों। फिर भी आप देखो ना, मैंने कहा ना 12 मार्क का है तो अटेम्प्ट आप कर ही पा रहे हो, तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? तो उस हिसाब से मैंने थ्योरी का बता दिया कि क्या ए और बी में आपको कैटेगराइजेशन करना है सिक्योरिटी एनालिसिस को, और जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है उसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है? टाइम है तो सिक्योरिटी एनालिसिस आप कर लो, वरना ठीक है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है? अब आता हूँ मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड का ना बहुत ही ज़्यादा वेटेज है और ये एकदम सिंपल चैप्टर है, हर बार ही पूछा जाता है। ऑन एन एवरेज पिछले चारों अटेम्प्ट का मैं देखूँ एवरेज 13 मार्क्स का पूछा गया है ये। ठीक है? तो ए इसको मैंने ए की कैटेगरी में डाला हुआ है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन दोस्तों वो भी एक इजी चैप्टर है। मेरे पूरे वीडियोस रिवीजन के अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। मैंने अराउंड 15 टू 16 आवर्स में बॉन्ड वैल्यूएशन और सिक्योरिटी का इक्विटी वैल्यूएशन वाला पूरा पोर्शन कवर करवाया है। इंक्लूडिंग क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड कर दिए। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, सारी की सारी फाइल आपको उसमें मिल जाएगी। मेरे रिवीजन वीडियोस का भी मैं प्लेलिस्ट इसमें अटैच कर दूंगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो एंड में अटैच कर दूंगा मैं। ठीक है? जाके देखो। मैं सच्ची में कहता हूँ, जिस तरीके से मैंने कवरेज किया है ना, आप 100% सेटिस्फाइड रहोगे। सेटिस्फाइड तो छोड़ो, एग्जाम के लिए आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लोगे। ठीक है? मेरे को एक ही 2 स्टूडेंट ने ये कमेंट करके बताया कि सर आप अच्छे से कवर करवा रहे हो, आपका क्वेश्चन बैंक भी काफ़ी प्रोडक्टिव है, मज़ा आ रहा है ये देखने को वीडियोस। ठीक है? मेरा क्वेश्चन बैंक नॉर्मल इंस्टीट्यूट का कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं है। मैंने हर एक क्वेश्चन में जा जाके दोस्तों 440 क्वेश्चन है मेरी क्वेश्चन बैंक में। अब तक तो मैंने इतना ही बस कवर करवाया है इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन वीडियोस। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा बाकी है, वो करवा दूँगा। ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जितना करवाया ना दोस्तों, उसमें स्टूडेंट ने मेरे को ये रिव्यू दिया है कि ये सर आपका अच्छा मज़ा आ रहा है वीडियोस देखने में। क्वेश्चन बैंक पे मैं बात कर रहा था, तो क्वेश्चन बैंक का मैं आपको बता दूँ, हर एक चैप्टर में, हर एक क्वेश्चन में जा-जा मैंने प्रेज़ेंटेशन को सिम्प्लीफ़ाई किया है, कंसिस्टेंसी लाया है। ऐसा-वैसा कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आप एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपको रिपिटेटिवनेस दिखेगा कि मेरा पैटर्न जो है वो सॉल्व करने का वो एक है। इससे आपका एग्ज़ाम में आप जब जा रहे हो ना दोस्तों, 1.5 दिन होते हैं ना जब आपके पास, तब जो आप रिवीज़न करने का ट्राई करते हो ना, तो इंस्टीट्यूट का अगर आप क्वेश्चन बैंक कोई उठा लो, तो आपको हर एक चीज़ जो है वो अलग-अलग दिखेगी। तो कहने से कि मेरा जो क्वेश्चन बैंक अगर आप एक बार देखने का ट्राई करोगे ना दोस्तों, खाली एक बार देखो, पीडीएफ ओपन करके देखना, हर एक क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी मिलेगा। मेरे को 1-2 स्टूडेंट ने ये कमेंट करके भी बोला टेलीग्राम में कि हाँ सर, इससे सच में हेल्प हो रहा है। ठीक है? तो अगर आपको बेनिफिट लेना है तो बिंदास उठाओ यार, मुफ्त में डाल रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं तो। ठीक? सिक्योरिटी वैल्यूएशन को भी मैंने ए कैटेगरी में डाला हुआ है। बिज़नेस वैल्यूएशन जो कलर मार्क किया है ना, उसमें मैं बाद में आता हूँ क्योंकि वो बी कैटेगरी में डाला हुआ है मैंने। मर्जर्स एंड एक्विजिशन अगेन ये हर बारी पूछा जाता है और ये सिंपल है दोस्तों। कई सारे स्टूडेंट का मिसकंसेप्शन है ये, फियरफुल लगता है उनको, बट ऐसा नहीं है। सारे इसके भी वीडियो मैंने डाले हुए हैं। अराउंड 8 आवर्स में मैंने इसको कवर करने का ट्राई किया है। टोटल 44 अराउंड क्वेश्चंस मैंने खुद सॉल्व किए हैं उसमें। सब कुछ कवर हो गया उसमें। ठीक है? तो उसको भी मैंने ए कैटेगरी में डाला हुआ है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, उसको भी मैंने ए कैटेगरी में डाला हुआ है क्योंकि बट ऑब्वियसली ये ऐसे चैप्टर है दोस्तों जो आप नहीं छोड़ सकते अगर आपको एग्जामेशन स्कोर करना है तो। ये स्ट्रेटेजी 40 मार्क के लिए नहीं है। 40 मार्क का अगर मैं वीडियो बनाता कि 40 मार्क कैसे स्कोर किया जाए, तो मैं फॉरेन एक्सचेंज और डेरिवेटिव्स को बी कैटेगरी में डाल सकता था, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज और डेरिवेटिव्स दोस्तों एमसीक्यू में भी पूछे जाने लगे हैं अभी तो। ठीक है? तो उसको नहीं छोड़ सकते हम लोग, और उसको लाइटली भी नहीं ले सकते, बी कैटेगरी में भी नहीं डालना है उसको, ए ही समझना है उसको।
फिर है दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस। उसका मैं आपको बता दूं, उसका एज सच तो एवरेज आस्किंग कितना है मालूम है? 3 मार्क का ही है। बट कहने का मतलब इसीलिए मैंने इसको ए में डाला है क्योंकि लास्ट टाइम ये कुछ भी नहीं पूछा गया था, तो हाई चांस है कि ये पूछा जाए। और हाई चांस इसीलिए क्योंकि पेपर तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि डिफिकल्ट है, और उसमें भी अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाए तो ऐसा होता है, स्टूडेंट का जनरली ये पर्सपेक्टिव होता है कि उसको वो चैप्टर टफ लगता है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट को मालूम भी है ये कि वो चैप्टर जो है वो टफ लगता है स्टूडेंट को। ठीक है, तो वो हिसाब से वो लोग छोड़ के जाते हैं। बट मैं कहता हूँ छोड़ के मत जाओ, एक कैटेगरी में डाला हुआ है मैंने उसको। अगर आपको छोड़ना ही है उसमें तो सारे के सारे जितने भी वो भयंकर बड़े क्वेश्चन है ना, वो हाथी जितने साइज के है वो, उसको छोड़ दो। ठीक है, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस आपको इंस्टीट्यूट के सोर्सेज से मिलते हैं ना दोस्तों, सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं बोल रहा हूँ मैं, जितने भी सोर्सेज से मिलते हैं आप उसको कवर कर लो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का बात कर लो तो उसमें वैल्यू एट रिस्क का क्वेश्चन है, वो कहीं चारों अटेम्प्ट में एक भी बार नहीं पूछा गया, नॉट इवन इन एमसीक्यूज, नॉट इवन इन डिस्क्रिप्टिव। सो मेरा एक्सपेक्टेशन एज ए स्टूडेंट यही है कि यस, इस बार वैल्यू एट रिस्क का क्वेश्चन आएगा, इधर इन एमसीक्यू और इन डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, फिर सिक्योरिटी एनालिसिस के ये 3 जो है मैंने कहे, ईएमए, रन टेस्ट और ऑटो कोरिलेशन, ये तीनों क्वेश्चन आप कर लेना। ये तीनों ये 2 चैप्टर मिला के अराउंड 10 क्वेश्चंस भी नहीं है। ठीक है, तो कर लो। इसको जानबूझ के मैंने ए कैटेगरी में रखा है क्योंकि इसमें कवरेज कम है और पॉसिबिलिटी ऑफ आस्किंग कि हाँ ये अगर आया तो हमको आ जाए, उसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक, अब बी कैटेगरी वाला मैं दिखा दूँ आपको। उससे पहले एक सेकेंड, डेरिवेटिव्स में एक चीज़ आपको मैं कहना भूल गया। अगर आपको डेरिवेटिव्स टफ लग रहा है ना दोस्तों, ठीक है, उसको मैंने ए कैटेगरी में डाला हुआ है। बट आप एक काम करो, डेरिवेटिव्स मुश्किल स्टूडेंट को सिर्फ एक ही मेरे ख्याल से ऐसा सेक्शन है जो तकलीफ देता है, वो है वैल्यूएशन का, ऑप्शंस का वैल्यूएशन। ठीक है, उसको छोड़ दो अगर आपको वो डिफिकल्ट लग रहा है तो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है सर आने का, हो सकता है, उस पे मैं इतना स्पेसिफिक मैं नहीं बोल सकता कि इंस्टीट्यूट इस पे क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं। बट अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ने से अच्छा है कि आप कम से कम ऑप्शंस वैल्यूएशन वाला पोर्शन को है ना थोड़ा लाइटली ले लो, करके जाओ लाइटली, लाइट हैंड पे लेके जाओ। ठीक है, बाकी पूरा डेरिवेटिव्स का चैप्टर ऑप्शंस वैल्यूएशन को छोड़ के हम हमारे हाथों में होना चाहिए वो। ठीक, फिर मैं बात करता हूँ बी का, जिसमें मैंने बिजनेस वैल्यूएशन, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग रखा हुआ है। ये इसीलिए रखा है मैंने दोस्तों ये बी सेक्शन में क्योंकि उसका एवरेज जो है वो कम है पूछने का। दूसरा चीज, अगर आप इतना सारा करके जा ही रहे हो फॉरेक्स वगैरह, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये सारे चैप्टर जो है ये आपके ऑप्शन में छूट जाए। ठीक है, छूट जाए मतलब कि आपको वो अटेम्प्ट ना करने की नौबत आ जाए। ठीक है, इन केस अगर आपको चाहिए तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप एडवांस कैपिटल बजटिंग करके जाओ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट को आप थोड़ा लाइटली ले सकते हो। लाइटली लेने बोल रहा हूँ दोस्तों, एग्जामेशन अगर आपको स्कोर करना है तो आपको एक भी चैप्टर छोड़ना तो नहीं ही है। ठीक है, बी कैटेगरी में डाला है सर ने, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दो, नहीं छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। आप लास्ट डे पे इसको कम प्रेफरेंस दे सकते हो, वो मेरा कहने का मतलब है। प्रिपरेशन तो आपको लास्ट डे के पहले पूरा ही करना है। ठीक है, एग्जामेशन स्कोर करने का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, आपका कवरेज होना ही चाहिए। ठीक, और मैं ना ये एज ए स्टूडेंट बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब क्यों ऐसा पूरा 100 मार्क्स का कवर करने बोल रहा है, मतलब सारा कवरेज करने बोल रहा है, दोस्तों मैं एज ए स्टूडेंट बोल रहा हूँ ये। ठीक है, मैंने भी अटेम्प्ट दिए हैं आपके जैसे ही, मेरे को पता है क्या डिफिकल्टीज एक स्टूडेंट फेस कर सकता है। हम लोग तो ऐसे एग्जामेशन के रिलेटेड वीडियोस ऐसे देख के चले जाते हैं कि ये चैप्टर कर लो, ये चैप्टर कर लो, सी वाला जो कैटेगरी है उसको छोड़ सकते हैं। बट जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है ना तब पता चलता है कि बी कैटेगरी और ए कैटेगरी वाले क्वेश्चन जो है वो इतने डिफिकल्ट है कि हम लोग ने सी तो किया नहीं था और वो कर लेते तो अच्छा होता, उसमें मार्क्स स्कोर कर पाते। ये कभी गलती मत करो दोस्तों, कभी भी नहीं। ठीक है, 100% आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करके जाओ एग्जाम में कि यस मेरे को एग्जामेशन लाना है, उसके लिए मेरे को जितना पढ़ाई करना है उतना मैं करके ही रहूंगा बस। पेपर डिफिकल्ट आए, इजी आए, एवरेज आए, उस पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूट अपना धर्म निभा रहा है, अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहा है। आप एज ए स्टूडेंट अपना ड्यूटी धर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करो। ठीक है,
सारा का सारा मैंने बता दिया है आपको कि ए और बी कैटेगरी में आपको कौन-सा रखना है। ये शीट मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा टेलीग्राम पे। अब कवरेज मेरा कितना होना चाहिए ये सुन लो, पूरा स्टडी मटेरियल आपको कवर करना ही है। ठीक है? 5 पेपर अगर आपको देखना है ना, तो मैं क्या कहता हूँ, पिछले 4 अटेम्प्ट का तो आपको पता ही है ना यार, ईज़ी आया था, ठीक है? एक ही जो है वो डिफ़िकल्ट था नवंबर 24 का, उसको एक बार उठा के देख लो ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि ऐसा घटिया पेपर अगर पूछ लिया, तो उस केस में हमारा मेंटालिटी किस तरीके से काम करता है। तो वो हिसाब से एक बार नवंबर 24 का भी पेपर आप देख लेना, ठीक है? बाकी ये तीनों पेपर मैंने दोस्तों आपको बता दिए, पूरा बैठा-बैठा है, देख के टाइम वेस्ट मत करना ये पेपर्स को। ठीक है? इन केस अगर आपको देखने की इतनी ही क्यूरियोसिटी है, तो मैंने ये ग्रीन कलर किया हुआ है ना कलर्स वाला, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, उसको एक बार देख लेना बस। फिर आरटीपी, एमटीपी में से क्या करें सर? पिछले 5 अटेम्प्ट का करके जाओ, ज़्यादा पुराना करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो एमटीपी, आरटीपी में ये लोग ने इतना फोकस नहीं किया हुआ है। ठीक है? बट क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि जैन 26 का पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, तो उस केस में मैं कम से कम 5 अटेम्प्ट का करके जाऊँगा, टू बी ऑन अ सेफर साइड। एग्ज़ाम्शन स्कोर करना है ना, हर तरीके से आप खुद को सेफ कर लो, ठीक है? इंस्टीट्यूट कहीं पे भी आपको ऐसा ब्लॉक करने ना होने पाए, ठीक है? इंस्टीट्यूट कहीं पे भी ऐसा आपको डरा ना पाए, उस तरीके से प्रिपरेशन करके जाओ। थियरी में दोस्तों क्या करें? थियरी में तो मैंने बोला कि आपको ए और बी का कौन-सा कैटेगराइज़ेशन होना चाहिए। प्रैक्टिकल का मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। प्रैक्टिकल चैप्टर्स वाली थियरी। सिक्योरिटी वैल्यूएशन को अगर आपके पास टाइम है, तो आप करो। बाकी के जो भी ए कैटेगरीज़ है, उसको कहाँ से करें सर? आपको चाहे तो वो आप मॉड्यूल से कर लो, या तो आपके जो जिन्होंने जहाँ से आपने क्लास लिए होंगे, उनके कोई क्लास नोट्स हैं, तो उससे भी पढ़ लो। मेन फ़ोकस आपका वही होना चाहिए कि थ्योरी में आप हेड पॉइंट करेक्ट याद रख के जा रहे हो और करेक्ट लिख के आ रहे हो बस, ठीक है? जब मैं मेरा पेपर डिस्कस करूँगा तब मैं ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करूँगा कि मार्क्स ये लोग किस तरीके से देते हैं, प्रेज़ेंटेशन क्या होना चाहिए हमारा, प्रेज़ेंटेशन इंस्टीट्यूट से एकदम ही अलग कर दिया तो क्या सर हमारे मार्क्स काटे जाते हैं कि नहीं? वो मैं अभी बोल दूँ, नहीं काटे जाते हैं ऐसे। ठीक है? ये मिसकंसेप्शन है। मेरा पेपर जब मैं डिस्कस करूँगा ना, तब मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। इनफैक्ट मैं मेरा सिर्फ़ एएफएम का पेपर डिस्कस नहीं करूँगा, इनकम टैक्स का भी पेपर डिस्कस करूँगा, जिसमें मैंने 57 स्कोर किए थे, 65 मार्क्स का सिर्फ़ अटेम्प्ट करके। सिर्फ़ और सिर्फ़ 65 मार्क्स। ऑडिट का भी पेपर डिस्कस कर लूँगा, जिसमें मैंने कुछ अराउंड 70-75 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे और कुछ 53 वगैरह आए थे। मेरे को एग्ज़ैक्ट अभी आँकड़ा फिगर सब याद नहीं है, बट ये तीनों पेपर मैं दोस्तों आपके साथ डिस्कस करूँगा, जस्ट फॉर यू कि आप कॉन्फिडेंस गेन कर लो कि इंस्टीट्यूट प्रेज़ेंटेशन पे फ़ोकस इतना नहीं कर रहा है, जितना आंसर की सच्चाई पे फ़ोकस कर रहा है। ठीक है? फाइनल आंसर अगर आपका मैच होता है तो एग्ज़ामिनर जो है ना, वो जाके मेरे ख़्याल से देखता भी नहीं होगा कि हाँ, ये इसने करेक्ट वे में स्टेप सारे लिखे हैं कि नहीं। अगर इन केस गया भी ना, तो आपका फाइनल आंसर राइट ही है ना, तो उसमें हो सकता है कि आपका 1 मार्क शायद से वो काट ले। ठीक है? इसीलिए फ़ोकस आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे सब्जेक्ट का ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, एएफएम का ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, फ़ोकस हमेशा ये रखो कि आप जो है वो सही पढ़ रहे हो, सही अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले रहे हो, एग्ज़ाम में जाके जब उसको लिख रहे हो, तो सही लिख रहे हो। जितना भी अगर आपने 4 मार्क का अटेम्प्ट किया, तो ऐसा मत सोचो कि ये 4 मार्क का अटेम्प्ट किया, इसमें से मेरे को 2 ही मिलेंगे, नहीं। इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। 4 मार्क का अटेम्प्ट किया, उस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि 4 मार्क्स तो मिलने ही है मेरे को। थियरी में भी मिलते हैं, बताऊँगा सब कुछ। मेरा जब पेपर डिस्कस करूँगा, सारी ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है वो सारे के सारे डिस्कस करूँगा। एग्ज़ामिनेशन में क्या आपको किस तरीके से प्रिपेयर करके जाना चाहिए मेंटली, वो भी मैं बताऊँगा। कुछ एग्ज़ामिनेशन टिप्स जो है वो भी सारी की सारी मैं दे दूँगा। ठीक है? एग्ज़ाम्शन ला दोगे ना यार दोस्तों, ठीक है? अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं ऐसे एज़ सच कोई वीडियो के लिए ये नहीं बोलता कि आप मेरे को बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ। बट इस वीडियो के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे को एक बार बोलो कि हाँ सर, जैन 26 में हम लोग एग्ज़ाम्शन लाके दिखाएँगे, 60 नहीं 65 प्लस लाके दिखाएँगे हम लोग, ठीक है? ये जो शीट है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। जो प्लेलिस्ट मैं बोल रहा हूँ रिवीजन वीडियोस का जो मैंने डाला हुआ है इतने चैप्टर्स का, अब तक मैंने इतने चैप्टर्स डाले, ये भी आने वाले हैं। इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं लाऊँगा, नहीं मैं लाने वाला हूँ, ठीक है? तो इन सारी की प्लेलिस्ट जो है वो मैं अपलोड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे दूँगा उसका, ठीक है? लाओगे ना यार एग्ज़ाम्शन? एएफएम में एग्ज़ाम्शन ला दो यार, ग्रुप 1 आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है?
इसी के साथ सम अप करते हैं वीडियो को, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बट तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।